हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। आप लोग को याद ही होगा लास्ट लेक्चर मैंने लिया था फिजिक्स पार्ट 1 का, तो मैं आप लोग को फिजिक्स टीच करता हूँ। फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 में टीच करने वाला हूँ। पार्ट 1 में हमने कल लास्ट लेक्चर में कुछ स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 विच इज रोटेशनल डायनामिक्स। कुछ चीजें मैंने जरूर आपको बताई थी, अगर याद होगा आपको, नहीं याद होगा और जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं लास्ट लेक्चर का, वो जाए वहाँ पे अराइज एकेडमी पे चेक करें, वहाँ पे सर्च करिए आप रोटेशनल मोशन पार्ट 1, आपको वो वीडियो मिलेगी, वहां पे आप चेक करिए और देखिए उन चीजों को, क्योंकि उसके आगे हम आज बढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें हम आज देखने वाले हैं, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम छोटा सा एक लेआउट देखेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स क्या है हमारे चैप्टर का नाम? रोटेशनल डायनामिक्स। इस रोटेशनल डायनामिक्स को मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि दिस चैप्टर इज मेड फ्रॉम 2 चैप्टर, विच इज फर्स्ट पार्ट इज सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड पार्ट वाज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन आने के लिए सर्कुलर मोशन बहुत जरूरी है, यही चीजें मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी। और हमने स्टार्ट किया था हमारा फर्स्ट पार्ट विच इज सर्कुलर मोशन। तो हम आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलर मोशन में। लास्ट टाइम तक हमारा कहां का तक हुआ था? सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो हमने क्या बोला था? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जिन्होंने फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 वो जाए चैनल पे देखें, और देखने के साथ साथ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को पे पिन जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट और जो भी न्यू वीडियोस आएंगे वो आपको डायरेक्टली मिले, उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप देख सकें। और उन शेयर भी करें ताकि उन स्टूडेंट्स जहां तक ये वीडियोस नहीं पहुंच सकते, या फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑन लेक्चर्स, क्लासेस या लॉकडाउन पीरियड में जिनके पास कोई और चांस नहीं है, तो आप उनको उन तक ये वीडियोस पहुंचाएंगे। चलो ठीक है, ये तो थी छोटी मोटी बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सो सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो हमने देखा था कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। हमने ये भी देखा था कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो कहीं ना कहीं मोशन से रिलेट करता है। व्हाई? बिकॉज इसका नाम ही है सर्कुलर मोशन, तो मोशन के टर्म्स इसके अंदर रहेंगे। फिर लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो कुछ चीजें करती है। जैसे फर्स्ट थिंग वो डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा उसके पास स्पीड वेलोसिटी होगा, उसके पास एक्सेलरेशन होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन द लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम वो चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में 2 टर्म्स भी पढ़े थे, रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जिसे हम नाम से जानते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, बट पहले हम एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें किया था। तो सपोज करो दिस इज अ सर्कल, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। सो यहाँ पे अगर मैं ये पार्टिकल को कंसिडर करता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे है, दिस इज द सेंटर जिसके अकॉर्डिंग वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अगर ये सेंटर है तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि द रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी व्हाट? रेडियस वेक्टर। इसे हम देंगे रेडियस वेक्टर। हमने पढ़ा था टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज, बट आपको ध्यान में रहना चाहिए। सो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट टर्म हमने, तो व्हाट इज मीन बाय टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टर्म्स हैं जो उसके अंदर आएंगे। तो सबसे फर्स्ट टर्म तो हमारा आया था रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, जिसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था? पोजीशन वेक्टर। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आर बार से। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम कि मैंने क्या बताया था पोजीशन वेक्टर के बारे में। द पोजीशन वेक्टर मींस दिस रेडियस वेक्टर गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कि वो पार्टिकल कहां पे है। जैसे मैंने याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि दिस इज योर सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल यहां पे है तो रेडियस वेक्टर ये रहा, अगर सपोज करो पार्टिकल यहां पे है तो रेडियस वेक्टर ये रहा, अगर हमारा पार्टिकल यहां पे है तो रेडियस वेक्टर ये रहा। तो रेडियस वेक्टर गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिव्स द डायरेक्शन।
और हमें उससे डायरेक्शन मिलता है, इसलिए हम इसको कौन सी क्वांटिटी मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो इसके पास है और डायरेक्शन हमें ये दे रहा है, बिकॉज इसका नाम ही है पोजीशन वेक्टर। ये हमें पोजीशन, ये मत सोचो कि रेडियस हर जगह सेम है, यस, और मैग्नीट्यूड सेम है, बट हर जगह डिफरेंट जगह पे अगर मैं रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं तो वो डिफरेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हमें मिल रहा है, और डिफरेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिव्स डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर है मेरी बात? तो ये चीजें हमने रेडियस वेक्टर के बारे में पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था। और इसका डेफिनेशन अगर मैं बताना चाहूँ, डेफिनेशन हमने क्या किया था, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सेंटर से लेके पोजीशन तक का जो रेडियस, जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे उसी वेक्टर को हम कहते हैं रेडियस वेक्टर। ये हमारा फर्स्ट टर्म था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टर्म, जो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था, दैट वाज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, which is थीटा बार। इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, थीटा बार। और व्हाट वाज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने क्या बताया था कि सपोज करो कि ये पार्टिकल की पहली पोजीशन ए ये थी, नाउ इसने ये पार्टिकल मूव किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने बोला ये फ्रॉम ए टू बी पहुंच गया, तो बी पे सपोज दिस इज पॉइंट बी, तो यहां पे एक एंगल ट्रेस हुआ, दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगल का डिस्प्लेसमेंट, कितना, थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय थीटा बार। दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका यूनिट हमारा रेडियन होगा। फिर हमने इसके डायमेंशन के बारे में पढ़ा था कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। इसके डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन हमारा क्या था, जरा देखो, डायरेक्शन हमारा किससे आया था, राइट हैंड रूल से। किससे आया था, राइट हैंड रूल से। इतनी चीजें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। मैंने बोला था कि हमारा जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म, अच्छा इसके बारे में अगर हम छोटी सी और कुछ डिस्कशन करवा दूं, मैं आपको कुछ चीजें और मैं रिवाइज करवा दूं कि क्या हमने किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बारे में एक फॉर्मूला डिफाइन किया था, एस बाई आर। व्हाट इज एस, याद करो लास्ट लेक्चर अगर नहीं याद है तो जाओ और देखो वहां पे। हमारा एस क्या था, एस हमारा दिस डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा एस है, और ये थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर रेडियस वेक्टर। तो ये सारी चीजें तो हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, मैं यहां पे लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर हम ये चीजें, मैं यहां से हटाने वाला हूं इसलिए मैं उस फॉर्मूला पे लिख रहा हूं, तो क्यों, क्योंकि हमें आने वाले टॉपिक में इसका यूज है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान में रखो कि जो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी था। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें कि वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, तो मैंने, याद होगा लास्ट लेक्चर में अगर देखा है आपने, तो मैंने क्या बताया था कि सपोज करो कि ये रेडियस वेक्टर बहुत कम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। जो एंगल इसने ट्रेस किया, जो एंगल इसने ट्रेस किया वो एंगल बहुत छोटा है। तो मैंने सपोज करो ये हमारा सर्कल है, काफी बड़ा सर्कल लिया मैंने, देखो ध्यान से, ये सेंटर, मैंने बोला ये ए पोजीशन से बी पोजीशन यहां पे गया, सिर्फ यहां पे, ये भी मैंने बहुत ज्यादा लिया है, इससे भी कम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर ये हमारा थीटा है तो ये थीटा बहुत छोटा होगा। अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेल थीटा। और उस टाइम पे ये दोनों देखो, ये हमें स्ट्रेट लाइन ए बी जो है ये हमें एज ए स्ट्रेट लाइन अपीयर हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों पोजीशन का डायरेक्शन सेम है। तो मतलब अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी में चाहिए तो हमारा एंगल कैसा होना चाहिए, थीटा। अगर हमने ज्यादा एंगल ले लिया तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके डायरेक्शन अलग अलग होंगे। तो हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, कि तुरंत उसी टाइम पे क्या होगा, तो हमारा क्या आया था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, सो डेल थीटा बार वाई बार, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डेल थीटा बार। अगर ये डिस्प्लेसमेंट छोटा सा होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो रहा है, तो ये आर भी तो छोटा होगा, एस, सो हमारा डेल एस विल बिकम डेल एस बार डिवाइडेड बाय आर बार। आर के लिए हमने डेल क्यों नहीं यूज किया था, क्योंकि आर तो हमारा सेम रहेगा। सो ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए था। आज हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड टर्म के बारे में कि सर्कुलर मोशन में थर्ड टर्म कौन सा होगा। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको रोक करता हूं मैं, इसको भी हम रोक कर देते हैं। वहां पे तो मैंने लिख ही दिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। पोजीशन वेक्टर
ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। देखते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, अगर वो जीरो नहीं हो सकता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह सेम उसी जगह पे पहुंच रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट सपोज यहां से स्टार्ट किया ए से और पूरा एक सर्कल बना के फिर से वो वहीं पहुंच गया, अगर पूरा एक सर्कल बना के वो वहीं पहुंच गया तो उसकी शिफ्ट, उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो चेंज इन पोजीशन जब हुआ ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? जीरो होगा। ये तो हमने पढ़ा है। बट अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उसका ऐसा नहीं है कि एंगुलर, जैसे ये यहां से यहां पूरा रुक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 पाई होगा। आपको पता है ना 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। अगर मैंने बोला इसमें एक और राउंड मारा सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 4 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो आप क्लियर ही नहीं कर सकते। और इसीलिए हम इसका डायरेक्शन उसी प्लेन में नहीं दे सकते, और हम इसका डायरेक्शन इसलिए कहां देते हैं? एक्सियल, एक्सियल देते हैं। मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है कि जिस एक्सिस के अराउंड वो पार्टिकल मूव हो रहा है उसी एक्सिस को हम उसका डायरेक्शन मानते हैं। क्लियर? और उस डायरेक्शन के लिए हमने कौन सा रूल अप्लाई किया था? राइट हैंड रूल। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नहीं होगा, वो हमेशा पाई के 2 पाई के मल्टीपल में रहेगा। या डिपेंड करता है कि कितना सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर मैं बोलूंगा 2.5 सर्कुलर मोशन हो रहा है, 2.5, अगर 2.5 हो रहा है मतलब 2.5 अगर सर्कुलर मोशन है तो 2 के लिए 4 पाई और हाफ के लिए पाई, तो कितना हो गया? 5 पाई का उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? मैंने बोला कोई चीज घूम रही है, घूमते घूमते वो 5 टर्न्स के बाद रुक गई, तो अगर मैं जीरो मान रहा हूं उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 टर्न के बाद, तो 5 टर्न्स के बाद तो हर बार मैं 0 0 करते जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में तो 5 टर्न्स घूमा है ना वो, तो हमें वहां पे बताना पड़ेगा कि ये 5 टर्न्स मतलब क्या हो गया इसका, कि मतलब वो 10 पाई का एंगल रोटेट करने के बाद फिर वो स्टॉप हो गया। समझ में? तो ऐसी जगह पे हमें डायरेक्शन देने के लिए एक्सियल वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, और एक्सियल वेक्टर हमारा क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टर्म के बारे में हम समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है। सो नेक्स्ट टर्म हमारा एंगुलर, ये फर्स्ट टर्म हमारा हमने क्या पढ़ा था? रेडियस वेक्टर पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, नाउ एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा बार से, एंगुलर वेलोसिटी को। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। हम कैसे है वो हम देखेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो कि यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैंने क्या बोला? एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये स्टोन जो है, ये स्टोन किसी ना किसी स्पीड से तो घूम ही रहा होगा ना। सपोज करो मैं अपने हेड की बात करता हूं, मैं अगर अपना सर ऐसे घुमाऊं तो अगर मैं सिर्फ नोज के पॉइंट पे, सिर्फ नोज जो मेरा उसके ऊपर ध्यान दो, तो नोज क्या कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन वो सर्कुलर मोशन कैसा कर रहा है? देखो ऐसा। तो ये नोज घूमने की कोई ना कोई तो स्पीड होगी, दैट स्पीड इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। देखो, तो मैं अगर बोलूं कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार की स्पीड से वो घूम रहा है। लीनियर मोशन में हम इसी को क्या बोलते थे? वी, लीनियर वेलोसिटी। बट यहां पे हम क्या बोलेंगे? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में चलते हैं क्योंकि बहुत कुछ हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम छोटी छोटी बातें ये डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? हम इसके डेफिनेशन पे जाते हैं, लिमिटिंग वैल्यू पे जाएंगे ध्यान से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी लास्ट लेक्चर में मैंने कब बताया था? कब होगा? जब बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब मैं ये बोलूं दिस थीटा इज वेरी 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 लेस, मतलब लिमिटिंग वैल्यू है। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय लिमिटिंग वैल्यू? पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर मैं लिमिटिंग वैल्यू के बारे में आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं। तो डेफिनेशन हमारा क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इन योर 9th एंड 10th? 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपका इसका डेफिनेशन क्या था? लीनियर वेलोसिटी का। तो लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था हमारा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट था। यहां पे क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं मैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, अच्छा देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मत लिखो, ऑफ लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। जरा इसको हम ध्यान से समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कहीं भी रेट ऑफ चेंज आए तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। जैसे मैं बोला कि मैं 5 मीटर पर सेकंड जा रहा हूं, 5 मीटर पर सेकंड की मेरी स्पीड है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड में जा रहा हूं, तो वो रेट ऑफ चेंज हो गया मेरा क्या, डिस्टेंस का। मतलब 5 मीटर मैं हर बार ट्रेवल कर रहा हूं पर सेकंड, तो डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होता है हमारा रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको जरा लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने जाएंगे तो हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ओमेगा बार को। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो आप समझो मेरी बात को कि ओमेगा जो है वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा स्टोन है, इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो ये थोड़ा सा घूमे या पूरा घूमे, वेलोसिटी में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, वो तो उतना ही रहने वाला। तो हमारा ओमेगा जो है वो छोटा नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, मींस ओमेगा के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इक्वल्स टू लिमिट del t टेंड्स टू 0। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी थोड़ी देर में समझाता हूं मैं कि क्यों, इसका मतलब क्या है। लिमिटिंग वैल्यू है वो del t टेंड्स टू 0 एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। थीटा हमारा कितना है, बहुत छोटू सा है, देखो यहां से यहां गया है। मैंने ये वाला नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस के लिए बहुत थोड़ा सा गया है। अगर वो बहुत थोड़ा सा जा रहा है तो हमारा थीटा जो है बहुत छोटा होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं डेल थीटा। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल थीटा, क्योंकि छोटा है, अपॉन टाइम। तो टाइम बताओ, अगर ये छोटा सा मोशन करेगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टाइम भी तो बहुत छोटा सा लगेगा, बहुत कम लगेगा, तो हम उसे क्या लिखेंगे, डेल टी। और ये वेक्टर फॉर्म में, हमने इसके वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हम थोड़ा और समझते हैं। जब भी हम लिमिट को चेंज करते हैं, मतलब लिमिट हटाते हैं, तो डेल थीटा बाई डेल टी जो है वो रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है डी थीटा बाई डी टी। ये आप पहले पढ़े हो 11th में। तो डी थीटा बाई डी टी, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं फाइनाइट की, मतलब अगर सिर्फ हमें छोटे से डिस्प्लेसमेंट की नहीं, ओवरऑल के लिए बात करना, जहां पे हमें डायरेक्शन का यूज नहीं करना है, तो वहां पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर है सबको? आई होप कि सबको ये सारी चीजें क्लियर है। आप देखो, और ये चीजें तभी क्लियर होंगी जब आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। अगर फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप जाओ वहां सर्च करो अराइज एकेडमी पे, रोटेशनल मोशन पार्ट 1, आपको मिल जाएगी चीजें, वहां पे देखो अच्छे से। उसके बाद ये इस लेक्चर को देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वहां पे आपको मैं बताता हूँ कि जो भी डाउट रहेगा मैं आपको क्लियर करूंगा। So this is omega is equal to theta upon t। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, अगर मैं आपको इसका यूनिट बताना चाहूं तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर थीटा का यूनिट रेडियन, टाइम का यूनिट सेकंड। सो रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायमेंशन की हम बात करें, जरा देखो डायमेंशन। अगर मैं डायमेंशन की यहां पे बात करूं तो डायमेंशन मेरा क्या आएगा, एल एम टी। पहले तो मैंने यही लिख दिया सब कुछ, ऐसा है नहीं हर बार यही लिखना चाहिए। जो अगर इसके अलावा कुछ हो रहा है तो वो लिखने की जरूरत है, नहीं तो एल एम टी तो मेन रहता है। लेंथ, क्या इसके यूनिट में कहीं लेंथ का यूज है, नहीं, तो ये 0 हो गया। एम मास है, नहीं, तो ये 0 हो गया। टाइम है यहाँ पे, यस सेकंड है, बट अपॉन में है इसलिए -1। अब ये मत बोलना कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं सर, वो अगर आपको देखना है तो आपको 11th का लेक्चर जाके देखना पड़ेगा, जहां पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल एम टी के बाद अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, नेक्स्ट पार्ट है इसका डायरेक्शन। क्या है इसका डायरेक्शन? तो डायरेक्शन इज सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं समझाता हूं, ऐसा मत सोचो कि जिन्होंने वो देखा है वही तभी समझेगा, नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं समझाता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा बार था, जैसा उसका था हमारा डायरेक्शन, बिल्कुल सेम वैसा ही डायरेक्शन है हमारे एंगुलर वेलोसिटी का। चलो थोड़ा सा हम समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए ये आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो राइट हैंड रूल हमारा क्या था, राइट हैंड रूल ये था जो जैसा आपने 10th में पढ़ा था वैसे ही आपको अभी पढ़ा। राइट हैंड रूल क्या था कि सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हेल्ड इन राइट हैंड। आपने एक्सिस, व्हाट इज मीन बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर
पे अगर मैं एक पिन ऐसे रखा हूं तो वो जो एक्सिस बनेगा वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हेल्ड इन राइट हैंड, आपने उसको राइट हैंड में पकड़ा है इन सच अ वे दैट द कर्व्ड फिंगर्स आर द फोर फिंगर्स आर कर्व्ड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो फोर फिंगर्स है वो कर्व्ड है और थंब आउट स्ट्रेच्ड है। तो जो कर्व्ड फिंगर, इफ द कर्व्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, यहां पे देखो डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन यही है ना, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी समझा? इफ the forefinger shows the direction of circular motion, then thumb will show the direction of angular velocity। और सेम यही डायरेक्शन आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए था। तो मैं ज्यादा कुछ वहां पे लिख नहीं रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे मैंने पूरा लिख के दिया हुआ है कि हमारा राइट हैंड रूल क्या है। तो सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या किसी को कुछ डाउट है यहाँ से टॉपिक से लेके? अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको आंसर दूंगा। बट ये टॉपिक हमारा इतना ही था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, जितना आपको जानना चाहिए था। तो आप इसको एक बार देखो, समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलो अब हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब करता हूं मैं इसको। तो ओमेगा के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? चलो ओमेगा की चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओमेगा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। ओमेगा बार इज इक्वल टू, पहले बात तो हमने एक ओमेगा पढ़ा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, जो नॉर्मल फॉर्मूला हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि ओमेगा बार इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एंड डेल थीटा बाई डेल टी। हाँ मैंने ये नहीं बताया आपको, डेल थीटा बार बाई डेल टी, तो ये मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। या फिर ओमेगा बार इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये इतने फॉर्मूले हमारे अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। तो चलो जरा इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट टर्म था। फर्स्ट टर्म तो हमारा रेडियस वेक्टर था, दूसरा थीटा और तीसरा हमारा ओमेगा। व्हाट इज मीन बाय दिस? ओमेगा बार इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाई डेल टी। बार में लिख रहा हूं तो क्योंकि वेक्टर का वेक्टर फॉर्म है, बट बाकी चीजें हम देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय, मैंने क्या बोला था कि ये चीजें ये कब होगा जब थीटा हमारा बहुत छोटा होगा। थीटा इज वेरी 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 लेस, बहुत कम होगा। और अगर थीटा बहुत कम है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर थीटा बहुत कम है तो मैंने बोला, देखो ये जरा समझो, यहां से मैंने बोला ये पार्टिकल जस्ट यहां से उठ के यहां पे गया, जस्ट यहां से यहां पे पहुंचा, तो बहुत कम हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो टाइम भी बहुत कम होगा। ये टाइम कितना कम होता है अगर मैं आपको कंपेयर करना है तो देखो 0.0000000 ऐसे करके कहीं 1 सेकेंड अगर मैं लिखूं तो चलेगा, मतलब बहुत 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 छोटा होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो है ये अप्रोच कर रहा है किसको? जीरो को। ये क्या क्या कर रहा है? ये अप्रोच कर रहा है जीरो को, मतलब जीरो के बहुत 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 क्लोज है ये वैल्यू। अगर जीरो के बहुत क्लोज है तो ये जीरो को टेंड्स टू 0 मतलब जस्ट जीरो के एकदम पास में है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो ये क्या था हमारा? यही तो हमारा टाइम है जो बहुत छोटा सा है, तो यही हमारा टाइम है। तो इसको मैंने डेल टी लिख दिया, डेल टी टेंड्स टू व्हाट? 0, डेल टी टेंड्स टू, ये लिमिट बता रहा है, लिमिटिंग वैल्यू मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या कि जब थीटा बहुत कम हो और डेल टी टेंड्स टू 0 मतलब इतना कम टाइम हो कि वो किसको अप्रोच कर रहा हो? 0 को, उस टाइम पे डेल थीटा बार बाई डेल टी और ये वेक्टर फॉर्म हमें मिलेगा। तो इसलिए ये चीजें रिप्रेजेंट की हुई है वहां पे। अब ध्यान में रखो, इसको जब हम डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है यहाँ तक? चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मींस नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये हमारा लास्ट टर्म रहेगा। लास्ट टर्म हमारा देखो क्या होगा, विच वन इज दिस? फोर्थ वन, राइट? रेडियस वेक्टर, angular displacement, angular velocity. Now fourth one is angular acceleration. Angular acceleration जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बार से। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। बट अभी एक्सेलरेशन का मतलब अगर आपसे पूछूं मैं, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। Acceleration is what? Change in velocity.
What is mean by change in velocity? मतलब किसी चीज की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, इस नाम से ही समझ में आता है क्या कहना चाहता है। आप लोग 12th में पहुंच चुके हो तो ऑफकोर्स सबको बाइक चलाने, स्कूटी चलाने, मोपेड चलाने आती ही होगी। अगर आता है तो आपको पता होगा जब आप एक्सेलरेट करते हो तो जो व्हीकल होता है उसकी स्पीड के अंदर चेंजेस आते हैं। अगर आप उसको तो स्पीड बढ़ेगी, अगर आप उसको तो स्पीड कम होगी। क्लियर है? तो मतलब कहीं ना कहीं जब भी आप एक्सेलरेटर का यूज करोगे या फिर जब भी आप एक्सेलरेट करोगे किसी चीज को, तो या तो उसकी स्पीड की मतलब कुछ भी हो, या तो स्पीड डाउन होगी या फिर स्पीड अप होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इन दोनों कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी जरूर होगी। अगर कम हो रही है तभी भी चेंज हो रही है, ज्यादा हो रही है तभी भी चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन आएगा तब जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो यहां पे तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? जब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा। अरे वेलोसिटी लीनियर के लिए वेलोसिटी था, तो सर्कुलर के लिए एंगुलर वेलोसिटी। तो जब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या? दिस इज योर ओमेगा, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज होना मतलब क्या समझो प्रैक्टिकली, स्ट्रिंग में हमने एक स्टोन को टाई किया, इसको घुमा रहा हूं, फिर मेरा मन आया कि बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, फिर मैंने बहुत स्पीड में घुमाना स्टार्ट कर दिया। अब जब मैं बहुत स्पीड में घुमा रहा हूं तो क्या उसकी स्पीड बदल गई? यस, उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गया। लेकिन कब, अब क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? नहीं। अब ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा, पहले स्लो चल रहा था, फिर फास्ट, फिर मेरा हाथ दुखने लगा, दर्द होने लगा, फिर मैंने उसको स्लो कर दिया, फिर से स्पीड चेंज हो गई, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। सो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर अगर चेंजेस आ रहे हैं, किसके अंदर? एंगुलर वेलोसिटी के अंदर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो ही आपका एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो द मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये किसके लिए है? नॉन यूसीएम के लिए। किसके लिए? नॉन यूसीएम के लिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। कि सर्कुलर मोशन आपका यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म है तो अल्फा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अल्फा एग्जिस्ट करने का एक ही चांस है, कब? जब मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म हो। तो चलो इसको हम थोड़ा और अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जैसा हम कर रहे हैं, जो चीजें आपको 12th में लिखनी है उनको, फिर हम एकदम कंसेप्चुअल बातें करेंगे कि कंसेप्ट क्या कहता है इसका। बट पहले हम समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जैसा मैंने बताया कि जैसे हम हर एक चीज को 9th और 10th से कंपेयर करके डेफिनेशंस लिख रहे हैं, इसको भी वैसे लिखेंगे। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन योर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड? क्या था वहां पे डेफिनेशन? डेफिनेशन वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं लिखता हूं, क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity, angular velocity is known as angular acceleration। हमसे क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। किसे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे समझेंगे? समझो, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट पे था, पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पे था, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी था ओमेगा 1। क्या था? ओमेगा 1। बट फिर हमने क्या किया? इसकी स्पीड के अंदर, इसकी वेलोसिटी के अंदर हमने चेंजेस किया और इसकी वेलोसिटी हमने इंक्रीज किया, डिक्रीज की, डजंट मैटर, बट जो है वो हमने नहीं रखा। हमने अब यहाँ पे दूसरी वेलोसिटी हो गई जिसको हम कंसीडर करते हैं ओमेगा 2। और अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक के पूरे मोशन के टाइम पे, जो यहाँ पे जब यहाँ पे था तब टाइम t1 हो रहा था और यहाँ पे टाइम t2, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या होगा? जरा ध्यान से सोचो, थोड़ा सा अपना लॉजिक, जो इसके पहले हमने टॉपिक पढ़ा वैसा ही सेम बिल्कुल है। क्या होगा? अल्फा बार विल बी व्हाट? चेंज इन, जरा हम देखते हैं पहले अच्छे से, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि वो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा। अगर हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें अल्फा मिलेगा। क्लियर? अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम इसको लिखेंगे अल्फा बार विल बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितना? सपोज करो इंक्रीज हो रही थी वेलोसिटी, तो क्या होगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। पहले सपोज 5 की स्पीड से था, 10 की स्पीड से, तो कितना स्पीड चेंज हुई उसकी? 5 से 10 हो गया, मतलब 5 की स्पीड चेंज हुई, मतलब क्या हुआ? 10 माइनस 5 आपने किया, माइनस किया, मतलब ओमेगा 2 बार
माइनस ओमेगा 1 बार डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहां से यहां आने में उसने टाइम कितना लिया, यहां तक टाइम t1 था, यहां पे टाइम t2, तो इनके बीच का टाइम क्या होगा t2 माइनस t1। क्या क्लियर है सबको, यहां तक होना चाहिए क्लियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो पहले इसको एकदम अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, आगे बढ़े, समझो। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बार इज इक्वल टू डेल ओमेगा बार डिवाइडेड बाय डेल टी। अच्छा, डेल टी क्यों बार क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे डेल टी बार, क्योंकि डेल टी टाइम है, वो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। आप ईस्ट जाओ तो भी 2 मिनट होगा, वेस्ट जाओ तो भी 2 मिनट होगा, किसी भी डायरेक्शन में उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम उसको उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो ही हमारी किसकी बात। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं, इंस्टेंटेनियस मतलब एक छोटे से मोशन के लिए, लिमिटिंग वैल्यू के लिए, तो हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, ये सिर्फ छोटा सा है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये चीजें क्या होती हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं अल्फा की, अल्फा बार की, तो वो हमारा क्या होगा, अल्फा बार ध्यान से सुनो मेरी बात, अल्फा बार इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाय डेल टी। लिमिटिंग वैल्यू के लिए मैं बोल रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू मतलब जब ये रेडियस वेक्टर बहुत थोड़ा सा रहेगा, या फिर मैं बोलूं ओमेगा बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, तब क्या होगा। तो अल्फा बार, देखो अल्फा बार विल बी व्हाट, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब ये फिर से मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि डेल टी टेंड्स टू जीरो क्यों होगा, बिकॉज टाइम जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो बार बार वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस इतने में हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 1 सेकेंड, सिर्फ 0.00001 सेकेंड हुआ है, तो उस टाइम में जो ये आगे बढ़ेगा, ओमेगा के अंदर जो चेंजेस होंगे वो बहुत थोड़े से होंगे। तो हमने ओमेगा को क्या लिख दिया, डेल ओमेगा बार बाई डेल टी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जब हम लिमिट को रेट ऑफ चेंज के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डेरिवेटिव के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बनता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये इतनी चीजें आप ध्यान में रखोगे। इसके साथ साथ हमें एक टॉपिक और पढ़ना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसके डायरेक्शन में कुछ है, हाँ थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है एज कंपेयर टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, और स्क्रीनशॉट लेके हम सीधा डायरेक्शन देखते हैं और यूनिट देखते हैं, फिर हम आज के लेक्चर को वहीं पे एंड करते हैं। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ हो गया, चलो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। वीडियो पूरा देखो, हर एक चीज देखो, जो डाउट आए वो पूछो, कमेंट करके पूछो, जैसे भी पूछना है पूछो, बट आप एकदम पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। हर एक चीज को अपना मतलब बना लो कि आपको ये बना लो कि हाँ हमको डे में इतनी चीजें करनी ही है, ये चीजें हमें पढ़ना ही है। तो डेफिनेशन के बारे में तो हमें डिस्कस करना नहीं है, हमें सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन के कुछ डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाई डेल टी। देखो ध्यान में देते हो, ये सारी ये भी हमने पढ़ा। इस अल्फा का हमने एक और चीज पढ़ा, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो एंड डेल ओमेगा बाई डेल टी। सेम चीज वही हमने पढ़ा। फिर से हमने एक और चीज पढ़ा अल्फा बार के बारे में कि डी ओमेगा बाई डी टी होता है। देखो ये सारी चीजें हमने पढ़ा। इन सारी चीजों का मतलब एक है, लिखे अलग तरीके से करेंगे बट मतलब सबका सेम है। तो जल्दी जल्दी हम इनके यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज यूनिट? यूनिट तो हमारा फॉर्मूला हम कोई भी ले लेते हैं। सपोज करो हम अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी ले लेते हैं, ओमेगा बाई टी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा? थोड़ी देर पहले हमने ओमेगा पढ़ा है, तो ओमेगा का यूनिट क्या था हमारा? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, ये क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो लिख दो नीचे सेकेंड। ये सेकेंड है, नीचे आ जाएगा तो बनेगा क्या? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट। कुछ नहीं है, यूनिट तो हमें मिल गया। नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए कुछ ही चीजें आप ध्यान में देना कि डायरेक्शन में क्या हमें मैं बताना चाहता हूं आप लोग को कि इसके पहले जो हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे थे वो राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर रहे थे, चाहे वो किसी भी चीज का डायरेक्शन हो, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी का हो। यहां पे भी हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे बट इन डिफरेंट वे। हम ये डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड करता है। यहां पे मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको तो याद रहेगा नहीं, तो मैं लिख देता हूं यहां पे। ये हमारा जो डायरेक्शन है ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। साइन लिख रहा हूं, उसमें समझ जाओ। डिपेंड करता है किस पे? कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन? अगर स्पीड बढ़ रही है। व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव एक्सेलरेशन? अगर स्पीड कम हो रही है। एकदम सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा अलग नहीं है।
एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड बढ़ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्पीड कम होना। तो ये दोनों कंडीशन लेंगे। तो पहली कंडीशन हम ले रहे हैं कि अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है तो सपोज करो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल, अभी बहुत गर्मी लग रही है, मैंने फैन ऑन कर दिया, तो पहले फैन का ब्लेड्स का क्या करेंगे, धीरे धीरे, फिर फास्ट 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 फास्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो आप ध्यान रखो, डायरेक्टली आप यूज करो, डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली यूज करो राइट हैंड रूल। जैसा आपने पढ़ा है वैसा ही, जैसा आपने पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही यूज करना है कुछ। और अगर सपोज करो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, अब बहुत देर से फैन चल रहा है, अब तो ठंडी लगने लगी, अब क्या करें, तो हमने बंद कर दिया। जब हम बंद करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अरे हाँ या ना, हाँ। तो अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो कम होने के टाइम पे हम सेम राइट हैंड रूल ही यूज करेंगे, बट अपोजिट वे में। कैसे वे में, अपोजिट वे में। समझते हैं, थोड़े 2 मिनट के अंदर हम इस चीज को समझ लेते हैं कि इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि राइट हैंड रूल क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ो, कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सबके लिए एक्सियल वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक्सियल वेक्टर था, फिर एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी वही रहेगा। अगर स्पीड बढ़ रही है तो आप डायरेक्टली यूज करो कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। नोट अप, अगर क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। नो डाउट आपने ये पढ़ा है, ये मैंने 2 से 3 बार पढ़ा दिया, तो ये बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड कम होना। तो स्पीड कम होगा तो इफेक्ट चेंज होगा। अरे कहने मतलब ब्रेक मार रहे हो आप बाइक में, अगर आप बाइक में ब्रेक मार रहे हो तो मतलब फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है ना। अगर पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ही नहीं तो बाइक रुकेगी ही नहीं, और बाइक रुक रही है मतलब आप पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। अगर पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो मीन सारी चीजें उल्टे पुल्टे हो गई, पलट गई सारी चीजें। जो आगे की तरफ चल रहा था वो अब पीछे की तरफ फोर्स आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर का भी डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, सेम वही, सपोज स्पीड डिक्रीज हो रही है तो जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा था, मैं लिखते चलता हूं साथ साथ में, फॉर एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा था तो वही एंटी क्लॉकवाइज में था, हमारा अपवर्ड था, तो अपवर्ड था हमारा एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहां पे डाउनवर्ड होगा। कुछ ज्यादा चेंज नहीं, क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, उल्टा उसका। और अगर सपोज करो कि मोशन हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है मतलब ऐसा हो रहा है, तो एक्चुअल में हमारा कैसे आना चाहिए, नीचे की तरफ आना। ये कौन सी कंडीशन है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इस बात का ध्यान रखना। अगर क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो थंब विल शो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट हमें क्या कंसीडर करना है, अपवर्ड। तो मतलब हमारा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आई सबको चीजें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम करेंगे। इसके बाद का टॉपिक, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखो ये टर्म्स का यूज, ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। अगर ये 2 लेक्चर्स आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ये सारे टर्म्स को अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे, सारी चीजें एकदम क्लियर रखेंगे, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लाइक डेरिवेशंस पढ़ेंगे, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला, ये चीजें भी पूछी जाती हैं, बट इनके डेफिनेशन 1 मार्क 2 मार्क के लिए। लेकिन हम देखेंगे कुछ न्यूली एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हमारा स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को पिन करना, एज वेल एज शेयर करना, दोनों चीज लाइक करना, ये सारी चीजें करते रहे। और जितना हो सके फैला डालो एकदम पूरा वीडियो को, जितना हो सके आप एकदम फैलाओ, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे जो देखना चाहते हैं बट उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं बट प्लेटफॉर्म नहीं है, या लॉकडाउन की वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप अपने दोस्तों तक ये सारी चीजें फैलाओ, समझो, शेयर करो और अच्छे समझो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप उस चीज को मुझसे पूछो। क्लियर है? कैसे पूछोगे? कमेंट में। और कमेंट में तब पूछ सकते हो जब सब्सक्राइब ये सारी चीजें कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना स्टूडेंट। बाय बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ओके, थैंक यू सो मच।